बिहार में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के राज में पिछले कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इन घटनाओं से ऐसा लग रहा है राज्य का सुशासन से दूर का रिश्ता है। यदि पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो राज्य में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक वारदातें लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दी है कि क्या यह वही सुशासन बाबू की सरकार है जिन्होंने 2005 से 2010 के बीच एक बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित कर लोगों को यह संदेश देने में सफल हुई थी कि बिहार में भी कानून नाम की कोई चीज है, जिनके हाथ लंबे होते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से पंगु होकर रह गई। शुक्रवार को राजधानी पटना से सटे भोजपुर जिले के कोइलवर थाना के तहत सोन नदी के किनारे पंचरुखिया घाट पर दिन दहाड़े लगभग 2 घंटे तक गोलीबारी होती रही। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना राज्य के सरकारी तंत्र को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर की घटना के बाद शनिवार को औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर प्रखंड के नानू बिघा घाट पर दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई। इससे पहले पटना में बीते गुरुवार को पटना की सबसे बड़ी सराफा मंडी बाकरगंज में अब तक की सबसे बड़ी लूट हुई। इसमें 14 करोड़ रुपए के जेवर केवल 15 मिनट में लूट लिए गए। हालांकि इस मामले में पटना पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने और लगभग 9 किलो सोना बरामद करने का दावा किया है। बाकरगंज की घटना से एक दिन पहले ही पटना के राजीव नगर मोहल्ले में एक अन्य सराफा कारोबारी की दुकान में घुसकर हमलावरों ने गोली मार दी। उधर रविवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले पश्चिमी चंपारण में नीतीश सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे द्वारा बच्चों की पिटाई करने और उन्हें बंदूक से डराने की घटना का वीडियो सामने आया। नारायण प्रसाद बेतिया के नौतन से बीजेपी के विधायक हैं। हालांकि पुलिस ने उनके बेटे के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई होने की सूचना नहीं है। इसके अलावा 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक पेट्रोल पंप को लूटने के इरादे से कई अपराधियों के हमला करने की खबर आई। हालांकि पहले से मिली सूचना के चलते पुलिस की कार्रवाई में कई बदमाशों को गोली लगी और उनके साथ 4 और बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस तरह की लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के चौथे कार्यकाल में बिहार की कानून व्यवस्था को चौतरफा चुनौतियां मिल रही है। एक ओर रेत माफिया कोइलवर जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, वहीं हत्या, जबरन वसूली, लूटपाट, डकैती और चोरी की खबरें भी रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही है। संगठित आपराधिक गिरोह लगातार राज्य के सराफा कारोबारियों, बैंकों और एटीएम आदि का निशाना बना रहे हैं। साथ ही शराबबंदी होने के बाद भी शराब माफिया के संरक्षण में राज्य में नकली शराब का धंधा फल फूल रहा है। इसकी वजह से बेतिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा तक से जहरीली शराब से मरने की घटनाएं लगातार सामने आई है। लेकिन अपराध की इन तमाम घटनाओं को लेकर बिहार पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि इन सभी घटनाओं की जिम्मेदारी केवल पुलिस पर डालना उचित नहीं है, बल्कि पुलिस को नियंत्रित करने वाली राजनीतिक सत्ता की जवाबदेही कहीं इससे ज्यादा है। ऐसे में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा एक मीडिया हाउस को दिए गए बयान को यदि कोट करते हैं तो उन्होंने कहा, शासन वही कर सकता है जिसमें सिद्धांत और आदर्श की नीति हो। इसके ठीक उल्टा काम करने वाले को सुशासन कहा जाता रहा है। सुशासन का मतलब पूरी आबादी के लिए शासन होता है। विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के लिए शासन चलाने वाला सुशासन कैसे दे सकता है? नीतीश कुमार 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सुशासन बाबू की उनकी छवि कई वजहों से बनी थी। एक तो विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की तारीफ हुई, वहीं वे जातिगत समीकरणों के परे जाकर कानून व्यवस्था और अमन चैन का राज कायम करने में सफल रहे। उनके पहले कार्यकाल के दौरान राज्य में करीब 70,000 छोटे बड़े अपराधियों को जेल में डाला गया था। इससे कानून व्यवस्था पर काफी सकारात्मक असर पड़ा था, लेकिन वर्तमान समय में सरकार की कुशलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों की नजर में नीतीश कुमार पिछले और मौजूदा कार्यकाल में बिहार में कानून और व्यवस्था का वो इकबाल नहीं दिखा रहा है जो उनके पहले कार्यकाल में था। कुछ जानकार मानते हैं कि 2020 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी अपनी पार्टी
जदयू राज्य में तीसरे नंबर पर आ गई। उनकी सहयोगी बीजेपी की सीटें जदयू से ज्यादा हो गई। वहीं सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में विभिन्न मुद्दों को लेकर 4 दलों में आपसी मतभेद भी हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यह भी जाहिर हो चुका है। इससे जनता और प्रशासन दोनों के बीच शायद ये संदेश गया है कि नीतीश कुमार अब उतने मजबूत नहीं रहे। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई। चुनाव के पूर्व इनकी स्थिति मजबूत थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। राजनीतिक रूप से कमजोर होने पर यह हो सकता है कि वो दूसरों को अपने साथ रखने की मजबूरी की वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग में समझौता कर रहे हों। ऐसी स्थिति में अगर आप खराब या अच्छा प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों की पोस्टिंग करेंगे तो इसका असर तुरंत दिखेगा। सबसे पहले इसका असर कानून और व्यवस्था पर ही पड़ता है। वहीं कुछ मानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले करीब 16 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वे जानते हैं कि अब ज्यादा दिनों तक इस पद पर वे नहीं रह सकते। जाहिर है ऐसी स्थिति में इंसान शिथिल हो जाता है। उनमें अब वो चमक और हनक नहीं रही जो इनके पहले कार्यकाल में थी। कुछ जानकार मानते हैं कि नीतीश पर सुशासन का ठप्पा ही गलत था। अब उनका सही चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने शराबबंदी करके बिल्कुल गलत काम किया है। इससे संबंधित 3 लाख से ज्यादा मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। उनका क्या होगा, क्या फैसला होगा? वह कहते हैं शराबबंदी लागू कर उन्होंने सरकारी राजस्व को निजी फायदे में बदल दिया। अब सरकारी राजस्व से ज्यादा रिश्वत के रूप में बड़ी राशि सरकारी अधिकारियों को मिलती है। ऐसे में यह सोचना मुश्किल है कि इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ नहीं हो सकता है। बहरहाल राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए नीतीश कुमार के लिए कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर पुराना प्रभाव हासिल कर पाना आसान नहीं है। फिलहाल तो वे और उनका शासन संगठित आपराधिक तंत्र के आगे बेबस ही नजर आ रहे हैं। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।